तो ये कल हम लोग आरवीएफ पढ़ रहे थे, है ना। और आरवीएफ में जब हम लोगों ने बात करी तो राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड हमारा जाता है वो जाता है कहाँ पे, आगे के साइड में लंग्स में जाता है। अगर हमारा राइट वेंट्रिकल फेल हो गया तो आगे जो ब्लड जा रहा था, है ना, ये हमने कल बताया था कि टोटल हमारा वेंट्रिकल में कितना ब्लड होता है, 120 ml। बाहर कितना निकल जाता है एक धड़कन में, 70 ml। और वापस कितना बचता है, 50 ml। तो हार्ट फेल्योर का मतलब क्या है? हार्ट फेल्योर का मतलब ये है कि ये जो 70 ml हमारा निकल रहा है ये नहीं निकल पाता, क्योंकि हार्ट हमारा वीक हो गया है, उसकी मसल्स वीक हो गई हैं। तो 50 ml निकलेगा, 40 ml निकलेगा। उसी हिसाब से हम लोग बोलते हैं कि कितने परसेंट हार्ट फेल हुआ है। तो अगर हमारा कम ब्लड हार्ट में पहुंचेगा, अगर कार्डियक आउटपुट हमारा कम हो गया और कम ब्लड हमारा हार्ट में पहुंच रहा है, तो इसकी वजह से, है ना, ब्लड हमारे लंग्स में जो ब्लड पहुंचेगा अल्टीमेटली वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और अगर ब्लड लंग्स में कम हो गया तो ओवरऑल हमारी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम हो जाएगा तो हमारे हाइपोक्सिया हो जाएगा, ऑक्सीजन कम पड़ने लगेगा और शरीर नीला हो सकता है ना, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ज्यादा हो जाएगा तो साइनोसिस हो सकती है। ये हो गया फॉरवर्ड फेल्योर। अब आप देखो बैकवर्ड फेल्योर। तो राइट वेंट्रिकल में हमने बताया था कि सारा ब्लड कहाँ से आता है, पूरी बॉडी से कलेक्ट होकर राइट एट्रियम में एंड देन राइट वेंट्रिकल में। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जो लीवर से ब्लड हमारा जा रहा था राइट एट्रियम में वो आगे निकल नहीं पा रहा है, तो लीवर में भरा रहेगा। इसको बोलते हैं कंजेशन। अगर हमारा वेनस ब्लड किसी ऑर्गन में ज्यादा हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कंजेशन। ये कल हमने आपको समझाया था, है ना, कि अगर वेन हमारी आगे ब्लॉक है और उसकी वजह से यहाँ पे ऑर्गन में एक्सेस ब्लड कलेक्ट हो जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजेशन। तो पूरी बॉडी में कंजेशन हो जाएगा, इसको हम लोग सिस्टमिक कंजेशन भी बोलते हैं। तो कंजेशन इन लीवर, हिपैटोमेगैली हो जाएगा। कंजेशन इन स्प्लीन, स्प्लीन हमारी बड़ी हो जाएगी, स्प्लीनोमेगैली हो जाएगी। इसी तरीके से कंजेशन इन जीआईटी, क्योंकि जीआईटी का ब्लड भी आगे नहीं आ पाएगा, तो इसकी वजह से जीआईटी में क्या दिक्कत हो जाती है, एनोरेक्सिया, है ना। एनोरेक्सिया का मतलब लॉस ऑफ एपिटाइट, नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सब प्रॉब्लम्स हमारी क्या होती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं। इसी तरीके से कंजेशन इन लंग एंड नेक वेन्स, क्योंकि अब पैरों का ब्लड भी तो इकट्ठा होकर हार्ट में वापस जाता है, तो अब वो भी वापस नहीं पहुंच पाएगा, तो वेरिकोस वेन हो जाती हैं। अब ये वेरिकोस वेन हमने एक बार आपको बताया था कि आपके पास एक सीधी ब्लड वेसल्स है और एक आपके पास डायलेटेड एंड टार्चुअस। तो पैरों की नसें टेढ़ी मेढ़ी और मोटी हो जाती हैं, क्योंकि अगर हमारा आगे ब्लड नहीं जा पा रहा, आगे ब्लॉकेज है ना, तो हमारी वेन कैसी हो जाएगी, वेरिकोस वेन हो जाएगी। वेरिकोस के अलावा जब आपका यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा, ब्लड का अमाउंट ज्यादा है, तो यहाँ से फिल्ट्रेशन बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से पैरों में ईडिमा हो सकता है, पैरों में ईडिमा हो सकता है ना, तो ईडिमा इन लेग। इसी तरीके से गर्दन की नसों में भी, क्योंकि ऊपर से जो सर से ब्लड इकट्ठा होके आपके हार्ट में आ रहा है ना, तो वो भी नहीं आ पाएगा। तो जो आपकी गर्दन की नसें हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं जुगुलर वेनस पल्स या प्रेशर, ये भी आपकी रेज हो जाएगी। और गर्दन की नसें भी मोटी हो जाती हैं, दिखने लगती हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं, जेवीपी आप लोग याद कर लेना, जुगुलर वेनस प्रेशर। तो हमारी गर्दन में जो जुगुलर वेन है उसमें क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, तो समझ में आ गई आप लोगों को बातें। इसीलिए देखो, ये कहा जाता है कि अगर पैरों में किसी की सूजन आ रही है ना, तो पैरों की सूजन के कई कारण होते हैं। और पैरों की सूजन में अगर आ रही है, जिसे हम लोग पिटिंग इडिमा भी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार हार्ट फेल्योर के चांस होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने
पढ़ा भी होगा, मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ आप लोगों के लिए नोट करके। पेटिंग एडिमा इन लेग, और इसके बाद अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो इसमें जो हमारी डायग्नोसिस बनती है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये आपकी क्या बन गई? हार्ट फेल्योर, स्पेशली आरबीएफ। ठीक है, ये समझ में आया? दूसरा, अगर हमारा एडिमा सबसे पहले फेस पे आता है, देन लेग एंड अदर पार्ट्स। तो ये बहुत सारे बच्चों को पता होगा, है ना? सब लोग एक बार चैट में लिख दें जिनको पता है। एडिमा में हम लोग दो तरीके से देखते हैं, एक पहले कहाँ पे आया एडिमा। तो अगर पहले पिटिंग एडिमा लेग में है और फिर ऊपर फेस पे आया, है ना, एक तो ये कंडीशन है। तो ये होता है ज्यादातर हार्ट फेल्योर के पेशेंट होते हैं, तो उसमें हमें हार्ट की, दिल की जांचें करानी पड़ेंगी। लेकिन किसी के पहले फेस पे एडिमा आया, है ना, आंखों के आसपास आ गया, और उसके बाद पैर और बॉडी के अदर पार्ट्स में आया, तो किस चीज के ज्यादा चांस रहते हैं? बहुत बढ़िया। देखो बहुत सारे बच्चों ने लिखा है, अनु, केतकी, नकीब, रोज, है ना, क्योंकि ये सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, बार बार पढ़ाया जाता है ना, पूजा, गौतम, शिफा, हरलीन, अखिल। ठीक है, तो ये सब लोगों ने लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि किडनी में ज्यादा चांस होते हैं, है ना, जब हाइपो एल्बुमिनीमिया हो जाती है। तो इसमें जो है डायग्नोसिस में ज्यादातर रीनल डिजीज आता है, तो इसमें किडनी की जांचें करानी पड़ेंगी, हाइपो एल्बुमिनीमिया। क्योंकि किडनी डिजीज में क्या हो जाता है, किडनी डिजीज में प्रोटीन यूरिया हो जाती है, प्रोटीन हमारी निकलने लगती है यूरिन से, और इसकी वजह से हाइपो एल्बुमिनीमिया, और इसी की वजह से एडिमा होता है। तो ये अलग चैप्टर है, कभी हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे लेकिन रट लो। ठीक है, तो आई थिंक कि आप लोगों को काफी कुछ समझ में आया होगा, है ना। तो ये बैकवर्ड फेल्योर हमने बताया, कंजेशन इन लीवर, कंजेशन इन स्प्लीन, कंजेशन इन जीआईटी, कंजेशन इन लेग एंड नेक वेन, है ना। और यहीं पे जैसे ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं, तो चलो मैं एक और पॉइंट लिख देता हूँ, ई वाला। ई है एनासार्का, एनासार्का भी हो सकता है ना, जनरलाइज ईडिमा जिसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इवन एसाइटिस हो सकती है। और एसाइटिस भी आपको पता है, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड इन पेरिटोनियल कैविटी। तो ये सब भी चीजें हो सकती हैं। तो अब हमारी समझ में आपको एलवीएफ और आरबीएफ खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कंपनसेटरी मैकेनिज्म। कंपनसेटरी मैकेनिज्म इन हार्ट फेलियर, इसका मतलब आप लोग समझ लो पहले। कंपनसेशन,
हमारी बॉडी में एक कंपनसेशन का तरीका है। जब भी कोई दिक्कत होती है, जब भी कोई दिक्कत होती है ना, तो क्या होता है कि वहां पे हमारी बॉडी कंपनसेट करने की कोशिश करती है। और तुमने देखा होगा कि कई लोग तो कितना अच्छा कंपनसेट करते हैं। जिनके दोनों हाथ कट जाते हैं वो लोग पैर से लिखना शुरू कर देते हैं। जिनके दोनों पैर कट जाते हैं वो ऐसे ऐसे तरीके ढूंढ लेते हैं कि कुछ हद ही नहीं, है ना। पता नहीं कैसे कैसे, आप देखो, है ना। एक किडनी अगर निकाल लो तो दूसरी किडनी आप जो है ज्यादा काम करना काम पूरा कर देगी। ठीक है। तो हर चीज के हमारी बॉडी में कंपनसेशन है। तो जिस समय किसी भी बीमारी की वजह से हमारी दिल की मसल्स वीक होनी शुरू होती है, हार्ट फेल होना शुरू होता है, कार्डियक आउटपुट कम होना शुरू होता है, तो हमारी बॉडी में उसको सपोर्ट करने के लिए, हार्ट को सपोर्ट करने के लिए, है ना, पूरी बॉडी लग जाती है ना। पूरी बॉडी एकदम जी जान से लग जाती है कि भाई इसका सपोर्ट करो, हार्ट का सपोर्ट करो। ये बात आई समझ में। शाहरुख खान की कोई पिक्चर है, उसमें डायलॉग भी है कि आप अगर कोई काम एकदम तन्मयता से करें, कोई बहुत इच्छा से करें, है ना, तो पूरी दुनिया लग जाती है उस काम को दिलाने में, आपकी इच्छा पूरी करने में। तो इसी तरीके से ह्यूमंस में भी है। अगर हमारा हार्ट फेल हो रहा है तो पूरे सारे ऑर्गन उस हार्ट का सपोर्ट करेंगे, है ना, कि दिक्कत ना हो। और कई बार ऐसा होता है कि हार्ट फेल होने के बाद भी मरीज को कोई भी सिम्टम्स नहीं आएंगे। और जैसे जैसे उसमें और दिक्कत बढ़ती जाएगी, क्योंकि 4-6 महीने ऐसे निकल जाते हैं, है ना, मरीज को पता ही नहीं चलता कि कुछ गड़बड़ हो रही है। और हल्का फुल्का जो महसूस होता है उसको वो इग्नोर कर देता है। पर जैसे जैसे दिक्कत बढ़ती जाती है ना, उसके बाद जो है सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी कंपनसेटरी मैकेनिज्म है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चाहे एलवीएफ हो, चाहे आरवीएफ हो, दोनों हम लोग कंबाइंड ही पढ़ेंगे क्योंकि ज्यादातर कंबाइंड ही रहता है। तो अब देखो इसमें सबसे पहला क्या है काम। तो एलवीएफ या आरवीएफ अगर होता है तो कार्डियक आउटपुट आपका क्या हो जाता है, कम हो जाता है। कार्डियक आउटपुट क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक है। अगर कार्डियक आउटपुट कम होगा तो अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड प्रेशर कम होने लगेगा। क्योंकि हार्ट में ब्लड जो है वो पंप नहीं कर पा रहा है। 70 ml निकल जाना चाहिए था, नहीं निकल पा रहा है। 50 ml ही निकल रहा है, 60 ml ही निकल रहा है। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हमने आपको बताया था कि अगर ब्लड प्रेशर कम होने लगे तो रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम तुरंत क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है ना। और किडनी को पता कैसे चलता है, तो किडनी को ऐसे पता चलता है कि किडनी में भी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, तो रीनल ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और जैसे ही रीनल ब्लड फ्लो कम होगा वैसे ही क्या होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, रास एक्टिवेटेड। और रास में हमने बताया था कि मेनली क्या हमारा कौन काम करता है, एंजियोटेंसिन 2। तो एंजियोटेंसिन 2 हमारा क्या हो जाएगा, बन जाएगा एंजियोटेंसिन 2 फॉर्म। अब एंजियोटेंसिन 2 के हमने आपको 3 काम बताए थे, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा मैं चेंज भी करूंगा पिछली बार जो बताया था। तो एंजियोटेंसिन 2 का पहला काम, दूसरा काम और तीसरा काम। तो सबसे पहले पहला काम, तो हमने बताया था कि इसका नाम एंजियोटेंसिन क्यों है, एंजियोटेंसिन। तो पहला काम इसका क्या है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन।
ठीक है, ये बल्कि वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन, पहला काम क्या हो गया, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। अब आप देखो, अगर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो क्या होगा, हमारी पूरी बॉडी की जो वेन्स है ना, बल्कि मैं पहले तीनों काम लिख देता हूँ। तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया। दूसरा काम क्या है, इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन। इंक्रीज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, ये दूसरा काम हो गया। और तीसरा काम क्या है, हाइपरट्रॉफी ऑफ वेंट्रिकुलर मसल। ठीक है, तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है इसमें, अगर हमारी पूरी बॉडी की ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए, अगर हमारी सारी नसें पतली हो जाएं, तो जो हार्ट में ब्लड है उसका अमाउंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वेनस रिटर्न क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? भाई सारी नसों को हमने पिचका दिया, तो ब्लड या तो हार्ट में होगा या नसों में होगा। तो जब सारी नसें आपकी पिचक जाएंगी, तो वहां से सारा ब्लड कहाँ पंप हो जाएगा, सारे ऑर्गन में, इवन हार्ट में भी। तो वेनस रिटर्न क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा। और अगर वेनस रिटर्न हार्ट में अगर आपका ब्लड बढ़ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने, यहाँ पे दिक्कत क्या हुई थी स्टार्टिंग में, जब हार्ट फेल हुआ था। हार्ट फेल हुआ था तो क्या हुआ था, है ना, कार्डियक आउटपुट आपका कम हो गया था। लेकिन एंजियोटेंसिन 2 ने वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा के दोबारा से कार्डियक आउटपुट को क्या करा, बढ़ा दिया। बढ़ा दिया का मतलब नॉर्मल लेवल पे ले आया। तो कंपनसेट कर लिया ना हमने। तो हार्ट फेल हुआ था, लेकिन मरीज को कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि हमने वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा के काम चला लिया। इसी तरीके से अगर एल्डोस्टेरोन की बात करें, तो एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, सोडियम एंड वाटर रिटेंशन। अब अगर सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होने लगेगा, तो क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, फिर से आपका क्या होगा, कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा। बढ़ गया देखो कार्डियक आउटपुट। लेकिन एक दिक्कत भी आ गई। अब क्या दिक्कत आ गई, आप लोग ये देख लो, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया। अब हार्ट को पहले से ज्यादा ब्लड हैंडल करना है। और हार्ट फेल हो रहा है पहले से, तो चाहे वो लेफ्ट वेंट्रिकल हो या राइट वेंट्रिकल हो, उसकी मसल्स पहले से कमजोर हो गई हैं। और ब्लड का अमाउंट हमने बढ़ा दिया, पानी बढ़ा के हमने ब्लड का अमाउंट बढ़ा दिया। तो पहले से ही वो काम नहीं कर पा रहा था, आपने और बढ़ा दिया। तो स्टार्टिंग में तो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा, है ना, लेकिन फिर क्या होगा, धीमे धीमे स्लोली, या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेज इनिशियली। पहले तो शुरुआत में मजा आ जाएगा, मरीज को कुछ भी महसूस नहीं होगा। बट लेटर ऑन, बट लेटर ऑन
cardiac failure occur due to increased continuous stress on myocardium। ठीक है, तो शुरुआत में तो मजा आ गया, लेकिन बाद में क्या हो गई, फिर से दिक्कत स्टार्ट हो जाएगी। अब तीसरा काम देखो, आपका हार्ट क्या हो रहा है, फेल हो रहा है, यही तो बताया मैंने। ये आपका जो हार्ट है, चाहे लेफ्ट वेंट्रिकल ले लो या राइट वेंट्रिकल, ये फेल हो रहा है। अब फेल होने की वजह से क्या हुआ, हार्ट फेल हुआ, और इसकी वजह से क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ। अब ये ऊपर वाले ने सिस्टम बनाया है कि अगर कार्डियक आउटपुट कम होने लगा तो हम हार्ट की जो मसल्स हैं इनकी ताकत बढ़ा लेते हैं, इनमें हाइपरट्रॉफी कर लेते हैं। और हाइपरट्रॉफी कर लेंगे तो हाइपरट्रॉफी करने से क्या होगा कि हार्ट में ताकत बढ़ जाएगी। तो अगर हमारा कम ब्लड भी है अंदर, तो ये ताकत से पंप करके प्रेशर को मेंटेन कर लेगा। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट जब डिक्रीज होता है तो इसको टू कंपनसेट hypertrophy of ventricular muscle occur। ठीक है, और hypertrophy of ventricular muscle, अब इसमें एक बड़ा खेल है। स्टार्टिंग में तो फिर मजा आ जाता है क्योंकि आपकी क्या हो गई, हाइपरट्रॉफी हो गई, मसल्स पावरफुल हो गई। लेकिन उतना जो है हाइपरट्रॉफी के हिसाब से वेंट्रिकुलर मसल का ब्लड मेंटेन नहीं हो पाता है, ब्लड फ्लो मेंटेन नहीं हो पाता है, उतनी तेजी से आर्टरी हमारी प्रोलिफरेट नहीं कर पाती। तो जो वेंट्रिकुलर मसल्स में हाइपरट्रॉफी हुई थी उनमें नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो नीचे लिख देता हूं, बट ब्लड फ्लो टू मायोकार्डियम नॉट increase in that proportion, so necrosis start। ठीक है, अब आप देखो क्या हुआ, ये था आपका हार्ट, और ये हमारे वेंट्रिकल की मसल में हाइपरट्रॉफी हो गई, ये हाइपरट्रॉफी हो गई। और इस हाइपरट्रॉफी के बाद जगह जगह पे यहाँ पे नेक्रोसिस हो गई। ये क्या हो गई, नेक्रोसिस, क्योंकि जिस हिसाब से मोटाई बढ़ गई उस हिसाब से मायोकार्डियम में ब्लड नहीं बढ़ा, तो अगर मसल को ब्लड नहीं मिलेगा तो नेक्रोसिस स्टार्ट हो जाएगी। तो अब आप हार्ट की डिजाइन देखो क्या हो गया, देखा आपने, ये नेक्रोसिस हो गई है, ये नेक्रोसिस हो गई, ये नेक्रोसिस हो गई। तो हाइपरट्रॉफी हुई और नेक्रोसिस हुई। इसकी वजह से क्या होगा कि जो इनसाइड की सरफेस है ये इरेगुलर हो जाएगी।
इनसाइड सरफेस बिकम्स इरेगुलर। अब देखो, एक दिल आपका ये है और एक दिल आपका ये था बिना नेक्रोसिस वाला। तो जब केवल हाइपरट्रॉफी हुई और अगर ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट करें, तो पहली वाली कंडीशन में ब्लड ज्यादा अच्छा बाहर निकलेगा कार्डियक आउटपुट, या दूसरी कंडीशन में कार्डियक आउटपुट ज्यादा अच्छा होगा? यहाँ पे अभी नेक्रोसिस नहीं हुई है पहली वाली कंडीशन में, तो सरफेस आपकी मेंटेन है, हाइपरट्रॉफी हुई, सरफेस मेंटेन। तो कार्डियक आउटपुट किस में बेटर रहेगा, पहली वाली कंडीशन में या दूसरी कंडीशन? वेरी गुड। तो फर्स्ट वाली कंडीशन में, क्योंकि यहाँ पे जब हार्ट हमारा होगा, अगर हमारी इरेगुलर सरफेस हो गई, और कई बार ये तो हमने बना दिया है ऐसे टेढ़ी मेढ़ी हो गई है, ठीक है, क्योंकि हाइपरट्रॉफी हो गई है, तो उसकी वजह से प्रॉपर जब क्लोजिंग नहीं हो पाएगी, तो कार्डियक आउटपुट हमारा और कम हो जाएगा। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, इसकी वजह से कार्डियक आउटपुट डिक्रीजेस। और दूसरी बात यहाँ पे कि ऊपर वाले ने, भगवान ने तो ये वाला मॉडल बना के भेजा था, लेकिन हमने हार्ट फेल करके मॉडल उसका बदल दिया। अब वेंट्रिकल की दीवार मोटी भद्दी और खुरदरी हो गई। तो जो मॉडल बना के भगवान ने भेजा था, उसको हमने गड़बड़ कर दिया। एंड दिस इज नोन एज वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। दिस इज नोन एज वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। हमने जो है, जो वेंट्रिकल का मॉडल था वो रीमॉडल बन गया, जो ऊपर वाले ने बना के भेजा था उससे डिफरेंट हो गया। तो फिर से देख लो आप लोग कि कार्डियक आउटपुट कम था, हार्ट फेल हुआ, हार्ट फेल होने की वजह से क्या हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हो गया। कंपनसेट करने के लिए हमने मसल्स में हाइपरट्रॉफी कर ली। स्टार्टिंग में खूब मजा आया, मरीज का हार्ट फेल था लेकिन मरीज को कुछ पता नहीं चला। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ कि नेक्रोसिस स्टार्ट हो गई और रीमॉडलिंग हो गई। रीमॉडलिंग होने के बाद क्या हो गया, कार्डियक आउटपुट आपका कम हो गया। तो शुरुआत में कार्डियक आउटपुट मेंटेन हो गया, लेकिन बाद में कार्डियक आउटपुट कम हो गया। ठीक है। हार्ट की मसल में हाइपरप्लेजिया नहीं होता, हाइपरट्रॉफी हो सकती है। इसीलिए एक बार रीमॉडलिंग हो गई तो वो हार्ट परमानेंट हमारा खराब हो गया, अब इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए ट्रीटमेंट में हम लोगों को इस वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग को रोकना इंपॉर्टेंट है। और आजकल हमारे पास ऐसी दवाइयां हैं जिसको देने से वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग को हम लोग रोक सकते हैं। तो ये हम लोग बात करेंगे वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग के बारे में। ठीक है। तो जब एलवीएफ आरवीएफ होता है, तो एक तो कार्डियक आउटपुट की प्रॉब्लम हुई और कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गई। इसके अलावा कुछ और भी मैकेनिज्म है, अदर कंपनसेटरी मैकेनिज्म। पहला, एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। बिल्कुल सिंपल सी चीज है। हार्ट फेल हो रहा है, तो हमने क्या करा, हार्ट की ताकत बढ़ाने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को टोन बढ़ा ली। क्योंकि ये आपको पता है, हम पहले पढ़ा चुके हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से टैकीकार्डिया हो जाती है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है हार्ट का, है ना, दिल की ओवरऑल ताकत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है।
और जो 1000 सीसी का इंजन था वो 1200 सीसी में कन्वर्ट हो जाता है। समझे? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, पूरी ताकत को क्या करता है, ओवरऑल बढ़ा देता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डियक आउटपुट इंक्रीजेस। ठीक है, इसके अलावा दूसरा, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, जो हम लोग नीचे पढ़ चुके हैं, कार्डियक हाइपरट्रॉफी, है ना। तो ये चाहे तो नीचे वाला तो चली जाएगा, ये हाइपरट्रॉफी या वेंट्रिकुलर मसल या कार्डियक हाइपरट्रॉफी। ठीक है, तो समझ में आया आपको? अच्छा, अब देखो हमारे पास बीटा ब्लॉकर ड्रग होती है। अब तुम लोग बताओ, अगर हार्ट फेल्योर के पेशेंट में हम लोग बीटा ब्लॉकर दे दें, बीटा ब्लॉकर दे दें, है ना, बीटा ब्लॉकर का मतलब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करने वाली दवाइयां, तो हार्ट फेल्योर आपका इम्प्रूव हो जाएगा, बढ़ जाएगा, या ठीक हो जाएगा, इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और किसी मरीज को हार्ट फेल्योर है, हमने बीटा ब्लॉकर दे दिया, तो हार्ट फेल्योर की समस्या बढ़ जाएगी या ठीक हो जाएगी? मेरी को राकेश कुमार, आर्यन प्रताप, नकीब, कशाफ, जैनैतुन रेहान, जस्मीन, अनु, केतकी, सचिन, बहुत बढ़िया, सब लोग बढ़िया बता रहे हैं। तो यहाँ पे क्या खास बात है कि अगर हमने बीटा ब्लॉकर दे दिया, तो जो हमारा सपोर्ट था, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म था, तो अगर हमने बीटा ब्लॉकर दे दिया तो ये सपोर्ट खत्म हो जाएगा, तो मरीज अभी तक इसी तरीके से मेंटेन कर रखा था उसने, हार्ट फेल होने के बाद भी सिंपैथेटिक एक्टिवेशन करके हमने सिम्टम्स को मेंटेन कर रखा था। पर बीटा ब्लॉकर देते ही उसके सिम्टम्स क्या होंगे, एग्रीवेट हो जाएंगे, और दिक्कत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसीलिए बीटा ब्लॉकर हम लोग नहीं देते। ये समझ में आया आपको? तो बीटा ब्लॉकर्स आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड बीटा ब्लॉकर्स आर contraindicated in CHF patient। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर भी बोलते हैं ना, तो कंजेस्टिव CHF पेशेंट, लेकिन बट, यहाँ पे मैं बट लगा देता हूँ, बट 3 बीटा ब्लॉकर in low dose
can be given to prevent cardiac remodeling. तो नॉर्मली बीटा ब्लॉकर क्योंकि हमारे पास बहुत सारे हैं, तो हम बीटा ब्लॉकर्स, ज्यादातर बीटा ब्लॉकर्स कॉन्ट्रा इंडिकेटेड हैं, क्योंकि बीटा ब्लॉकर्स देते ही हमारा क्या होगा, सीएचएफ प्रेसिपिटेट हो जाएगा। लेकिन 3 बीटा ब्लॉकर्स हैं जो कि हम लोग लो डोज में दे सकते हैं, कि हम उसको जो कंपनसेटरी मैकेनिज्म है उसको हम डैमेज भी ना करें, लेकिन अगर ये देखा गया कि जो कार्डियक रिमॉडलिंग है इसके लिए कहीं ना कहीं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी हमारा रेस्पॉन्सिबल है, और अगर हम लोग लो डोज में बीटा ब्लॉकर दें तो कार्डियक रिमॉडलिंग होने के चांस कम हो जाते हैं। तो 3 बीटा ब्लॉकर हैं जो हम लोग दे सकते हैं, तो उनके नाम आप लोग याद कर सकते हो। कौन कौन से हैं 3 बीटा ब्लॉकर? नंबर 1 मेटोप्रोलॉल, नंबर 2 बिसोप्रोलॉल, एंड नंबर 3 कार्बिडिलॉल। ठीक है, बाकी और कोई भी नहीं दे सकते हैं, ये 3 हमारे टेस्ट किए हुए हैं, टेस्टेड हैं, इन पर रिसर्च हुई। तो ठीक है, समझ में आया सबको? तो ये तो पैथोलॉजी वाला पार्ट हो गया। कल हम लोग इसका पूरा फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे कि सीएचएफ में कैसे ट्रीटमेंट करें, क्या क्या दवाइयां दें, और जब ये आप सब लोग पढ़ के रखोगे तब आगे की बातें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी तक का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अदर बीटा ब्लॉकर्स क्यों नहीं दे सकते? तो मैंने अभी बताया कि बीटा ब्लॉकर नॉर्मली जब देते हैं तो ये आपकी कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या होती है, फेल हो जाती है ना। तो अभी तक क्या था, एक्टिवेशन ऑफ सिंपैथेटिक हार्ट फेल हुआ, कार्डियक आउटपुट कम हुआ, उसको मेंटेन करने के लिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने अपनी टोन बढ़ा दी। हमने बीटा ब्लॉकर दिया तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की टोन को हमने खत्म कर दिया। तो जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की टोन कम करेंगे वैसे ही कार्डियक आउटपुट के सिम्टम्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। इसीलिए मैंने बताया कि केवल 3 बीटा ब्लॉकर हैं, वो भी लो डोज में हम लोग दे सकते हैं, और कोई भी बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते। अनम्यूट कर दे भाई। अच्छा चलो, अनम्यूट कर दिया। हाँ पूछो। सर सर एलवीएफ क्या चीज? सर एलवीएफ में तो एआरवी ड्रग देते हैं ना सर? ड्रग वाला पोर्शन हम लोग कल पढ़ेंगे तो बताएंगे कौन कौन सर सी दे, एआरई, एसीई, एआरबी, डिजिटल, सब कल। वो भी ट्रीटमेंट वाला पार्ट अभी नहीं, अभी पैथोलॉजी वाला पार्ट पूछो। सर हम्म, एलपीएच में जो हाइपरट्रोफी करेगा तो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी तो कम हो जाएगा, तो फिर हाइपर आउटपुट हाइपरट्रॉफी करेगा तो क्या कम हो जाएगा? ब्लड कैरिंग कैपेसिटी तो कम हो जाएगा, जो वेंट्रिकल का जो स्पेस है वो तो कम हो जाएगा। ये हाइपरट्रोफी सब कर रहा है तो आउटसाइड कर रहा है और इनसाइड भी तो कर रहा है। एक्चुअली हाइपरट्रॉफी भी 2 तरीके की होती है, उतना डिटेल में मैंने नहीं बताया है आपको, है ना। एक कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी होती है, एक एक्सेंट्रिक होती है। ठीक है, तो ओवरऑल क्या है कि अगर आपका हाइपरट्रॉफी हो रही है तो अभी ऐसे याद कर सकते हो कि आपका प्रेशर बढ़ जा रहा है ना, क्योंकि ब्लड तो मान लो कमी है भाई, हार्ट फेल हुआ तो ब्लड आपका जो है ना, वहां पे कम आ पा रहा है ना, ड्यू टू मेनी रीजन। तो अगर आप हाइपरट्रॉफी कराओगे तो हाइपरट्रॉफी से आपको क्या फायदा है कि मसल स्टोन बढ़ जाएगा।
मसल टोन बढ़ जाए, है ना। अब इसमें एक्चुअली सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, है ना। वॉल्यूम ओवरलोड, प्रेशर ओवरलोड, और आपकी बीमारी क्यों हुई है, क्योंकि एलवीएफ में ऑलरेडी आपकी दिक्कत हो गई है, तो हो सकता है कि मसल में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई हो, कुछ नेक्रोसिस हो गई हो। और ये जरूरी नहीं होता है कि सारी चीजें हो रही हो, क्योंकि जब हम लोग पढ़ते हैं तो सब चीजें पढ़ रहे हैं, इनमें से कुछ चीजें होंगी, कुछ चीजें नहीं होंगी। अलग अलग पेशेंट्स में अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। ये जब हाइपरट्रॉफी करेगा तो 120 ml तो उसमें ब्लड नहीं आ पाएगा। अब मैंने बताया ना, दो तरीके की है। और फिर ब्लड मान लो आपके पास एक तो एक्सेंट्रिक होती है, कंसेंट्रिक होती है। देखो मैं बता देता हूँ, डायग्राम पे बता देता हूँ, ठीक है। अब हाइपरट्रॉफी एक तो है आपकी कंसेंट्रिक, ये अंदर की साइड में होगी, ये हाइपरट्रॉफी हो गई। इसमें क्या हो गया कि वो जो अंदर की कैविटी है वो छोटी हो गई। दिस इज कॉल्ड एज कंसेंट्रिक हाइपरट्रॉफी। दूसरा आप देखो, ये भी हाइपरट्रॉफी हो गई बाहर के साइड में। तो ये कैसी हो गई, एक्सेंट्रिक। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे वेंट्रिकल का वॉल्यूम बढ़ जाता है, डायलिटेशन, ये विद डायलिटेशन। वेंट्रिकल हमारे यहाँ पे डायलेट हो जाएंगे, जबकि यहाँ पे विदाउट डायलिटेशन। ठीक है। ये वाला जो है एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी, ये हमारा कब होता है, ये होता है जब हमें ज्यादा ब्लड का वॉल्यूम क्या होता है, ज्यादा हो जाए, वॉल्यूम ओवरलोड। तो एक्सेंट्रिक हाइपरट्रॉफी कब होती है, वॉल्यूम ओवरलोड। कंसेंट्रिक कब होती है, ये होती है, इसमें कॉज क्या है, प्रेशर ओवरलोड। जैसे हाइपरटेंशन या स्टेनोसिस हो जाए। तो हार्ट में हाइपरट्रॉफी होने भी बीमारी टू बीमारी अलग होती है। सर ठीक है। मसल टोन किसमें ज्यादा रहेगा? नहीं, हाइपरट्रॉफी का मतलब टोटल आपकी टोन बढ़ जाएगी, क्योंकि ताकत आपकी बढ़ गई हार्ट। ठीक है। थैंक यू सर। हम्म। कोई और क्वेश्चन है तो बताओ, एनी अदर क्वेश्चन। डिल्टियाजम, एटेनोलाल, ये सब हम लोग कल बात करेंगे, दवाइयों के बारे में कल बात करेंगे। पैथोलॉजी के बारे में आज बात कर रहे हैं ना, दवाइयों के बारे में कल, ट्रीटमेंट वाला पोर्शन कल पढ़े। तो ये पैथो के भी बच्चे हैं, क्योंकि और पैथो की क्लास में ये एलवीएफ अगर आता है हार्ट फेलियर, तो वहाँ पे ये पूरा आपको लिखना है। और फार्माकोलॉजी वाला अगर आता है तो कल फार्माकोलॉजी में हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। तो गुड नाइट, गुड नाइट टू ऑल स्टूडेंट्स।